नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल अपने YouTube चैनल विजय पाल सर कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है और पहले से मैंने बता भी रखा है शॉर्ट वीडियो डाल के कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के हम प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। और इस बुक में अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है ये, एसएससी कांस्टेबल जीडी के नाम से। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट हैं और आज हम पहला सेट कर रहे हैं और पहले सेट का हम मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो तो पसंद आएगी ही आएगी। सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं। पहले आपने चैनल पर जो वीडियो जितनी भी हैं अपनी आप लोगों ने देखी होगी, तो आप लोगों के कमेंट आते हैं, बड़ी खुशी मिलती है, आप मोटिवेशन मिलता है उनसे। जैसे आप कहते हो कि सर बहुत अच्छा लगा, तो उसी मोटिवेशन के कारण मैं ये चीज़ें कर पाया हूँ, यहाँ तक पहुँच पाए हम लोग। और साथ के साथ अपना विजय पाल सर कंसेप्ट फेसबुक पेज भी है, उसको भी फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए उसको। वहाँ भी आपको एग्ज़ाम्स के बारे में डिटेल मिलती रहती है। ठीक है, और एक एलबी मैथ्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एलबी मैथ्स के नाम से टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्या है कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ करवाता हूँ उनकी सबकी PDF वहाँ मिलती है आपको। तो यदि आप खुद से क्वेश्चन करोगे तभी आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। और वो क्वेश्चन कहाँ से करोगे, आपके पास बुक नहीं है तो भी काम चल जाएगा। मैथ के लिए तो स्पेशली बुक लेने की जरूरत नहीं है। जितने मैं क्वेश्चन करवाता हूँ उनकी PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, और रही बात अपने मिशन की, देखो आपको दिखाई दे रहा है कि हम विजय पाल सर कंसेप्ट यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज भी यही है अपना, इनको ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को अपने टेलीग्राम जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एसएससी जीडी का आपको पता है नवंबर में ही एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, तो जितने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, जितने प्यारे दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे तो उतना बेनिफिट है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा पाएँ। इस तरह के मैंने देखा है यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनलों पे इस तरह के प्रैक्टिस सेट सीरीज़ वगैरह ये चीज़ें कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से नहीं मिलती है। 1-2 सेट करवाते हैं, 4 करवाते हैं, 5 करवाते हैं, फिर उसके पेड हो जाते हैं वो। और यहाँ पर अपने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा होगा। और साथ के साथ आप लोगों को बताया था कि RS अग्रवाल का भी सोल्यूशन शुरू होने जा रहा है 1-2 दिन में। ठीक है, 5-6 तारीख तक उसकी भी वीडियो आ जाएगी RS अग्रवाल में। और हम परसेंटेज से शुरू करेंगे, उसमें पहला चैप्टर परसेंटेज का ही होगा। उसकी डिमांड ज़्यादा है, कमेंट में भी पर्सनली भी बहुत सारे बच्चों से मैंने बात करी है तो उन्होंने परसेंटेज के लिए प्रेफर किया है कि सर परसेंटेज का चैप्टर करवाओ। तो ठीक है, परसेंटेज करेंगे हम, शुरुआत में परसेंटेज ही करेंगे RS अग्रवाल का। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए तो क्वेश्चन शुरू कर देते हैं प्रैक्टिस सेट के। कॉपी पेन लेके बैठिए। साथ के साथ तरीका मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो वीडियो को रोक के कॉपी पेन उठा लो। ठीक है, कॉपी पेन लेके जैसे ही पहला क्वेश्चन आया आप ट्राई करो सॉल्व करने की। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी सॉल्यूशन भी देख लो कि सर ने किस तरीके से कैलकुलेशन करी है, किस तरीके से किया है। ना हो तो आपको सॉल्यूशन है ही आपके पास, सॉल्यूशन देख लो। इस तरीके से आप करते जाओ। ठीक है, पहले खुद ट्राई करो पोज करके, और फिर नहीं आए तो आगे सॉल्यूशन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करो, आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर वीडियो को पोज कर दो, या तो ऐसे कर लो, या एक बार पूरी वीडियो देख लो, 25 के 25 क्वेश्चन देख लो। और ये इसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, में नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये बातें नेक्स्ट वीडियो में बताने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अभी सारी बातें इस तरीके से सुन लो ध्यान से और उनको फॉलो करना है। आपने क्या करना है, अगर वीडियो देख लो चाहिए पहले शुरुआत में। दूसरा तरीका यह है कि वीडियो पूरी देख ली, उसके बाद आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लो। मतलब टारगेट सेट कर लो 25 मिनट 30 मिनट का, उतने में फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में तो आपके पास क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन है पूरा यूट्यूब पे, फिर वीडियो देख लो, वहीं पर क्वेश्चन सीक्वेंस में ही है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके। ठीक है ना, बुक नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। LB मैथ्स के नाम से सर्च करोगे मिल जाएगा आपको। ठीक है, वहाँ पर PDF है। और SSC GD की जो बुक थी अरिहंत पब्लिकेशन की, SSC GD की बुक आती है, ये तो प्रैक्टिस सेट की है, ये बुक तो प्रैक्टिस सेट है, वो SSC GD कांस्टेबल के नाम से ही है। उसमें सारे चैप्टर डिटेल से दिए हुए हैं, तो उनका सोल्यूशन भी मैंने करवा रखा, प्ले लिस्ट में है। प्ले लिस्ट में जाइए, SSC GD 2021 मैथ सोल्यूशन के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें मैथ देख लीजिए पूरा एक्सरसाइज, पूरी की पूरी एक्सरसाइज की एक वीडियो मैंने डाली हुई है। 14 चैप्टर हैं, 14 के 14 चैप्टर कंप्लीट करवा रखे हैं। ठीक है, तो आज का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 2 मिलीमीटर व्यास के एक साथ 36 मीटर एक तांबे का तार, 2 मिलीमीटर व्यास के साथ 36 मीटर लंबा एक तांबे का तार
एक गोला बनाने के लिए पिघलाया जाता है। ठीक है, तांबे का तार है 36 मीटर लंबा है, 2 मिलीमीटर व्यास वाला, उसको पिघलाया जाता है और क्या बनाने के लिए, गोला। गोले की त्रिज्या पूछी है। तो हमें पता है प्यारे दोस्तों, जो लंबाई, एक तांबे का तार है, तार की लंबाई दे दी, तार की लंबाई दे दी और उसका व्यास, व्यास कहाँ का, यहाँ का। ठीक है, उसके व्यास कितना दे रखा, 2 mm दे रखा है, 2 mm व्यास दे रखा है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1 mm हो जाएगी, क्योंकि व्यास क्या होता है, व्यास डायमीटर। ठीक है, डायमीटर को व्यास बोलते हैं। ठीक है, डायमीटर व्यास, व्यास कितना दे दिया, व्यास होता क्या है, 2 गुणा रेडियस, रेडियस के बराबर होता है, क्योंकि पूरा सर्कल जो है, देखो सर्कल, सर्कल का ये व्यास है और रेडियस कितनी होगी, दोनों साइड देखो, ये सर्कल का सेंटर O है मान लो, और ये R और R, ये पूरा व्यास है। मान लो A पर टच करता है इधर, इधर B पर टच कर रहे हैं, तो ये AB जो है वो व्यास है, डायमीटर है, और ये किसके बराबर है, 2R के बराबर है। तो व्यास कितना दे रखा है आपको, 2 mm दे रखा है, तो 1R रेडियस मतलब कितनी हो जाएगी, 1 mm। क्लियर है। और इसमें क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है तार की, एक टाइप से व्यास दे दिया तो मतलब उसको तार जो है वो सर्कुलर है। ठीक है, और ये सिलेंडर बन गया एक हिसाब से, क्योंकि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, जैसे एरिया क्या हो गया इसका, एरिया ऑफ बेस, बेस क्या हो गया, सर्कुलर हो गया, बेस क्या है, सर्कुलर है, और क्या दे दी साथ में, हाइट दे दी। तो सर्कुलर बेस जैसे सिलेंडर ऐसे, ये तो अब ये तार नहीं दिखेगा, ये तो सिलेंडर दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ऐसे सिलेंडर दिख रहा है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक, ये सिलेंडर दिख रहा है आपको, तो इसको थोड़ा सा सिलेंडर को, इसको पतला कर देते हैं, क्या कर दें, पतला कर दें, थोड़ा बारीक कर दें। तो ये रेडियस जो है, इसकी रेडियस ज़्यादा होगी, हाइट अगर 36 मीटर है, रेडियस घटाते जाएं तो इसका mm में आ जाएगा साइज। ठीक है, रेडियस थोड़ी सी रह जाएगी ऐसे, तो एक तार बन जाएगा ये, तार वाई से। तो तार की जो रेडियस दे रखी है आपको पता है कितनी होगी, 1 mm होगी, हाइट कितनी होगी इसकी, 36 मीटर होगी। ठीक है, तो इसको पिघला गया है, इससे क्या बना दिया, गोला बना दिया, इससे क्या बना दिया है, गोला बना दिया है। ठीक है, उसकी रेडियस पूछिए कितनी होगी, मटेरियल जितना इस तार में लगा हुआ है उतना ही गोले में होगा, क्योंकि पिघलाकर डायरेक्ट क्या बनाया गया है, अपने को गोला बनाया गया है। तो जो इसका मटेरियल होगा तार का मटेरियल जो होगा, इसका आयतन होगा, क्या होगा, इसका आयतन। और तार का आयतन मतलब सिलेंडर बेलनाकार है, ये बेलन का आयतन क्या होता है, इसका होता है πr²h। इसको याद कर लो कि बेलन का जो आयतन का फार्मूला होता है वो πr²h होता है। और जो गोला होता है, गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 4/3 πr³ होता है। और ये मटेरियल जो लगा हुआ है वही मटेरियल इसमें लगेगा, तो वॉल्यूम तो बराबर है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, और इसकी सारी रेडियस भी दे रखी है बेलन की, तार की हाइट भी दे रखी है, इसमें रेडियस पूछी है, बाकी तो हमें पाई का मान पता ही है, बराबर है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो पाई से पाई काट दो, और यहाँ पर देखो आर कितना दे रखा है, आर 1 mm दे रखा है, और जो हाइट दे रखी है वो मीटर में दे रखी है। तो आप एक काम कर सकते हो, पाई से पाई तो कट गया, क्या बचा, r²। इसको सेंटीमीटर में बदल लो आप, 1 mm कितने सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि एक जो सेंटीमीटर होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो 10 उधर जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 मिलीमीटर के बराबर। तो 1 सेंटीमीटर रेडियस है, तो r का स्क्वायर है, तो 1/10 गुणा 1/10 गुणा में 36 मीटर को, देखो हमने रेडियस को किस में बदल लिया है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में रेडियस को बदल लिया है, तो हम क्या करेंगे, मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे। 36 मीटर जो है कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, 3600 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, तो गुणा में कितना हो जाएगा, 3600 सेंटीमीटर बराबर कितना ही 4/3 पाई, तो कट ही गया था, तो r³ आ जाएगा। यहाँ से देखो इधर की वैल्यू सारी पता है अपने को, इधर का r नहीं पता, r का मान निकालना है, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी। क्लियर है, और इधर 4 से 4 9 36 9 हो जाएगा, और r³ क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, r³ बराबर आ गया 27, और यहाँ से r कितना आ जाएगा, r बराबर 3, क्योंकि r³ 27 है, तो r³ का 27 का क्यूब रूट हो जाएगा r बराबर, और 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर उसकी रेडियस आ जाइए। तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप डायरेक्टली जैसे फार्मूला याद होगा तो डायरेक्टली पुट कर पाओगे यहाँ पर कि भाई पाई r² कितना हो जाएगा, जैसे 0.1 हो गया, तो आपको पता है 1/10 इंटू 1/10 इंटू h कितना 36 मीटर है, तो 36 सेंटीमीटर, ऐसे पाई 4/3 पाई r³
ठीक है, पाई से पाई यहाँ काटोगे और अब 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे और 4 से 4 निम 36 और 9 तिया 27, आर क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा और आर बराबर 3 आ जाएगा। तो पेपर में तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है आपको, तो अच्छे से इस तरह का और क्वेश्चन आएगा तो वो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आया तो बी होगा। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाई 100 संतरे 450 रुपए की दर से खरीदे गए हैं। कितने संतरे हैं 100 संतरे, कितने रुपए के खरीदे गए हैं 450 रुपए के। ठीक है, एक संतरा कितने रुपए का हो जाएगा 4.5 रुपए का, ये मान लेते हैं। और ये कह रहा है कि और 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए हैं, यानी 60 रुपए में 12 संतरे बेच दिए। एक दर्जन में 12 होती है, आपको पता ही है, 12 पंजे 60, तो 5 रुपए का एक संतरा बेच दिया, खरीद 4.5 रुपए का। तो लाभ या हानि प्रतिशत देखो, 4.5 रुपए का एक संतरा पड़ा है और बेचा कितना है 5 का, तो लाभ तो होगा। क्लियर है। तो 4 रुपए के संतरे को 5 में बेच दिया तो लाभ तो होगा। कितना लाभ होगा भाई 50 पैसे का। एक काम कर लो आप लोग, यहाँ से इस दशमलव को हटा लो, उधर जीरो लगा लो, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो। वे 45 रुपए के संतरे खरीदे, ठीक है, और कितने में बेच दिए 50 रुपए में। तो 45 रुपए के 50 में बेचेगा तो कितने रुपए लाभ हो जाएगा भाई 5 रुपए लाभ होगा। और कितने के खरीदे हैं उसने 45 रुपए के। जो लाभ और हानि जो प्रतिशत होता है ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा कि क्रय मूल्य पे विक्रय मूल्य पे, तो वो भाई क्रय मूल्य पे होता है, खरीदे गए मूल्य पे। ठीक है ना, खरीदा गया मूल्य और क्रय मूल्य की बात है। क्रय मूल्य तो 45 रुपए है, तो 45 रुपए का 5 कितना प्रतिशत है, उतने प्रतिशत लाभ होगा। तो गुणा में 100%, 5 एकम 5 और 5 निम 45, 100/9% लाभ हो गया। इसको सोल्व करोगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9, 100 को 9 से भाग करोगे तो यही तो आएगा। तो इतना लाभ हो जाएगा भाई 11 से ही 1/9% लाभ हो जाएगा। क्लियर है। तो 11 से 1/9% अपना ऑप्शन बी दिया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रेन ए को 800 किलोमीटर की दूरी तय करने में, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रेन ए उसको 800 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक लगते हैं। जितने समय में बी ट्रेन है ना दूरी तय करती है, उससे ए को 6 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, मान लिया 6 आर अधिक लगते हैं। ये तो क्लियर कट पता चल ही रहा है क्या कह रहा है कि बी जितने में दूरी तय करता है ए को 6 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ट्रेन ए की गति दुगनी हो जाती है। ट्रेन की ए की गति पहले मान लो जितनी भी थी ए थी, तो उसकी ट्रेन ए की गति ए ही मान ले मान लो। तो ट्रेन ए की गति जब दुगनी हो जाए मतलब 2a हो जाए, तो क्या कहता है दुगनी हो जाती है तो ट्रेन बी से 2 घंटे कम समय लगता है। ट्रेन बी को पहले जितना समय लगता था ना, मान लो टी लगता था, तो ठीक है बी को, तो ए को कितना लगता था 6 घंटे अधिक, मतलब t+6 लगते थे। इसको कितने लगते हैं t+6 लगते हैं उस केस में जब बी को टी लगे तो। ठीक है, बी से 6 घंटे अधिक जब गति दुगनी होगी तो ये तो पता है कि समय कम लगेगा। कितना कम लग रहा है, बी से 2 घंटे कम लग रहे हैं, तो मतलब t-2 भाई टी बी को टी समय लग रहा है तो 2a की स्पीड से ए को, तो t-2 लगेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है 2 घंटे कम समय लेती है, तो ट्रेन बी की गति क्या है भाई, बी की गति पूछी है, ये कहा है कि कम लेती है, तो ट्रेन बी की गति क्या है। तो देखो यहाँ से है ना दूरी कितनी दे रखी है आपको 800 किलोमीटर दे रखी है। तो पहले तो ए की चाल निकाल आएगी, यहाँ से पहले ए की चाल निकाल लेते हैं। ए जो है 800 किलोमीटर दूरी, स्पीड मानी हमने ए पहले। क्लियर है, ए की स्पीड से दूरी तय करे और जब दुगनी कर दी उसकी स्पीड तो 2a से, तो उस समय का अंतर होगा ना, क्योंकि दूरी बटे में चाल और दूरी बटे में चाल और दूरी बटे में चाल क्या होता है समय होता है। समय इसको लगता है t+6, 800/a t+6 है। 800/2a कितना है, 800/2a कितना है भाई, वो है t-2। अब पता नहीं कितना है, लेकिन अपने को ये पता है इसमें 6 प्लस है, इसमें 2 माइनस है, तो कितना डिफरेंस है इनमें 8 घंटे का डिफरेंस हो गया ना। वो टी में 6 जुड़ता है और ये टी में से 2 घट रहा है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का भाई 8 घंटे का। तो बराबर घंटे का डिफरेंस आ रहा है ये 8 घंटे का। इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग, जैसे 2 से 2 काट दो, 2 से काट दो, 2 चौके 8 कट गया। तो ये एल्शियम इनका ए आ जाएगा एल्शियम, और ये 800 माइनस के 400 बराबर हो जाएगा 8 के, और ए बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है 8 इधर भाग में आ जाएगा, तो ये 800 में से 400 घटाओगे तो 400। क्लियर है,
और ए तो उधर चला जाएगा ऊपर, 8 नीचे भाग में आ जाएगा, आ गया। और 8 पंजे 40, यानी एक ट्रेन ए की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? ट्रेन ए की चाल कितनी आ गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दूरी करने में? 800 किलोमीटर दूरी तय करने में इसको कितने घंटे लगेंगे? 50 से ए को, ए स्पीड से, ठीक है, 0 से 0, 5 एकम 5 और 5 का 30, 16 घंटे ए को लगते हैं। और ए को किस बी से 6 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है। बी को ए से, ए की स्पीड से कितने घंटे अधिक लगते हैं? 6 घंटे। यानी बी को कितना समय लगेगा? इसमें से 6 घंटे घटा लो 16 में से, यानी बी को 10 घंटे लगते हैं भाई। बी को कितने घंटे लगते हैं? 10। चाल तो बी की बतानी है ना। दूरी कितनी है? 800 किलोमीटर। घंटे कितने लगते हैं बी को? 10 घंटे। तो चाल कितनी आ जाएगी भाई? 80 किलोमीटर प्रति घंटा बी की चाल आ जाएगी। क्लियर है? तो बी चाल आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझाने में टाइम लगता है भाई, समझने में आपको। पेपर में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से पता ही आपको कि भाई जैसे ए का मान कितना आ गया, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, 50 आ गया, 800 को 50 करो, ये पता ही आपको 16 घंटे आएगा। 6 घंटे कम लगते हैं, तो आप जल्दी जल्दी क्या करोगे भाई? 10 घंटे लग गए, और 10 800 किलोमीटर दूरी 80 को टिक करके आगे बढ़ जाओगे, सिंपल हो जाएगा। ये समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी बच्चे का बेस बिल्कुल कमजोर है तो उसको भी ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं भाई, चारों ऑप्शन चेक करके देखने पड़ेंगे हमें, तभी तो बड़ा क्षेत्रफल किसका है तब चलेगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका चारों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। तो चारों का क्षेत्रफल चाहिए अपने को। वर्गमूल 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का। देखो इसमें तो सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है? 22/7। रेडियस कितनी दे दी? वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 भाई, ठीक है। तो वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2 गुणा 22, 22 दूनी 44/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 7 6 42, ठीक है, और 2 बच गया, 7 दूनी 14, 7 8 56, लगभग इतना, लगभग में इतना आ गया। दूसरा ऑप्शन देखो, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों √3/4 ए स्क्वायर। ए है त्रिभुज की भुजा, और भुजा कितनी दे रखी है इसमें? 4 सेंटीमीटर। गुणा में 4 कर दो भाई, 4 गुणा 4, क्योंकि ए का स्क्वायर है, 4 से 4 काट दो। अब 4 गुणा में वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 3 का मान होता है लगभग 1.73। तो गुणा करके देखोगे 4 की, 4 3 12, 1 4 7 28, 29, 2 4 एकम 4 2 6। हाँ, इन दोनों में ऑप्शन में तो बी ऑप्शन का ज्यादा है। अब ये देखो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज, ठीक है। ये त्रिभुज है ना 3 4 5 हीरोज फार्मूले से आ तो जाएगा, लेकिन इसका अपने को डायरेक्ट पता होना चाहिए। ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब क्या है? ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। 5 है भैया, ठीक है, कर्ण है। तो क्योंकि 4 चौक 16 और 3 3 9, 9 और 16 25, 25 का वर्गमूल 5, तो जिसमें 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का जोड़ बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाता, तो वो समकोण त्रिभुज होती है। बात समझ में आ गई? इन बातों को भी याद रखना है आपने, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है भाई? ठीक है, जो 90 डिग्री की समकोण त्रिभुज होती है ना, उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार इसका 4 मान लिया, ऊंचाई इसकी 3 है, तो 4 गुणा 3, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 6 आ जाएगा। तीनों ऑप्शनों में बी का क्षेत्रफल ज्यादा है। एक दे दिया 2.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर भुजाओं का आयत। आयत की क्षेत्रफल आपको सबको पता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई इधर की 2.5 और चौड़ाई इधर की 2, तो 2.5 गुणा 2, ये तो 5 स्क्वायर सेंटीमीटर आया। तो इनमें से 5 6 6.92 6.28 में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? त्रिभुज बी का। क्लियर है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा। तो समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना, ये कह रहा है एक, ठीक है, तो इसमें क्या क्या, एक निवेशित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 8500 रुपए। निवेशित राशि ब्याज है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज है। ब्याज क्या ब्याज इसमें लगता है 3 वर्ष में, राशि जो भी थी पहले 3 वर्ष में कितनी होगी? 8500। पहले 3 वर्ष तक ब्याज लगता है, 3 वर्ष में राशि होगी 8500।
और फिर कह रहा है कि 4 वर्ष में 9500 होगी। भाई 1 वर्ष और हो गया अगला, तो कितनी होगी? 9520 हो जाती है। ठीक है, मान लिया। तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी है? तो देखो प्रति वर्ष पूछ लिया, बहुत आसान कर दिया इन्होंने क्वेश्चन को। 1 वर्ष से 2 जब जैसे 0 वर्ष था शुरुआत में जो राशि थी, 1 वर्ष बाद जितनी होगी अगले वर्ष फिर जितनी होगी 1 वर्ष यहाँ हो गया, 2 वर्ष यहाँ हो गए, और तीसरे वर्ष जितनी यहाँ होगी 3 वर्ष में होगी, 1 वर्ष यहाँ, 2 वर्ष यहाँ, तीसरे वर्ष में जाके इतनी होगी। क्लियर है? अब जैसे पहले वर्ष का होगा, समझ लो एक बार, वैसे तो डायरेक्ट पता है आंसर कैसे हो जाएगा, डायरेक्टली बता देता हूं मैं। पहले वर्ष में जितना ब्याज बना है वो मूलधन में जुड़ गया था, वो मूलधन बन गया था दूसरे वर्ष के लिए पहले वर्ष का ब्याज जुड़ने के बाद। फिर दूसरे वर्ष इस पूरी राशि पर, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज है, साधारण ब्याज होता तो भाई सिर्फ मूलधन के ऊपर ब्याज लगता, तो हर वर्ष का ब्याज बराबर रहता। इसमें ब्याज जुड़ता जाता है, फिर पूरी राशि पर ब्याज लगता है अगले साल। फिर दूसरे वर्ष का ब्याज जोड़ दिया, यहाँ पहुंच गए हम, तो इसके ऊपर ब्याज लगा तीसरे वर्ष। 3 वर्ष पूरे हो गए तो ये तीसरे वर्ष का ब्याज इसमें जुड़ गया। अब चौथे वर्ष जो ब्याज लगेगा ना वो 8500 रुपये पे लगेगा, और 8500 रुपये से चौथे वर्ष में पूरा ब्याज लगने के बाद जब हिसाब किया तो राशि बनी 1420 रुपये, तो 9520 रुपये। 8500 से 9520 हो गए, तो जो चौथा वर्ष ब्याज लगा है भाई वो कितना लगा? 1020 रुपये ब्याज लगा। कितना ब्याज लगा? 1020। और ब्याज लगा किस पे है प्यारे बच्चों? 3 वर्ष के बाद जो राशि होगी थी, मिश्रधन हो गया था जो, उसके ऊपर ब्याज लगेगा ना चौथे वर्ष, तो क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज है, ब्याज का ब्याज भी लगता है इस पे, मूलधन पे तो लगता है, ब्याज पे भी लगता है। तो 8500 रुपये से 9520 हो गए, तो 1020 रुपये आ गए। 1020 रुपये आ गए हैं। ठीक है, 1020 रुपये आ गए। इसका मतलब क्या हो गया कि किसके ऊपर लगा था ये चौथे वर्ष का ब्याज? 8500 रुपये। 8500 रुपये का 1020 कितने प्रतिशत है? वही तो ब्याज दर है। क्लियर है? 2 0 से 2 0 काट दो, और 17 छिक्का 102। भाई टेबल बड़ी जरूरी है, देखो 17 पंजे 85। अब टेबल 17 की याद नहीं होती तो दिक्कत हो जाती ना। 5 से 12, 12 पंजे 60 काटोगे तो कितने परसेंट आ जाएगी? 12%। तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो टिक करके आगे बढ़ जाओगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ये कह रहा है सबसे बड़ी संख्या जिससे 1861 और 2039 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 और 5 शेष बचे। ठीक है, सबसे बड़ी मतलब ये कह रहा है कि इनका HCF, सबसे बड़ी संख्या तो HCF होती है, HCF कि इन संख्याओं को, दोनों संख्याओं को भाग करें ना, तो इसको भाग करें तो 7 शेष आना चाहिए, और इसको भाग करें उस संख्या से 5 शेष आना चाहिए। तो एक काम कर लो, अलग अलग से ऐसे शेष दे रखी हो ना, संख्या दे रखी हो, वो एक बार घटा लो इसमें से। तो 7 घटाओगे 1661 में से, तो 1861 में से, तो ये 1854 आ जाएगा। और ये 2039 में से 5 घटाओगे तो 2000 कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। अब इनका HCF ज्ञात कर लो, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो होगा इनको पूरा पूरा भाग करेगा, इनको पूरा पूरा भाग कर देगा। और इसमें से 7 घटा रखा है, तो बाद में उसमें 7 जोड़ेंगे, और इसमें 7 जोड़ेंगे तो 7 शेष बचेगा, इसमें 5 शेष बचेगा। ठीक है, तो इनका HCF ज्ञात कर लो। अब देखो सबसे पहले तो क्या कॉमन है इसमें? देखो इसमें 4 3 7 और 2 9 से भाग हो रही है। सम संख्या तो है ही, 2 से ही भाग हो रही है वैसे तो। ठीक है, 9 से ही भाग हो रही है, तो 18 से भाग हो रही है, तो 18 एक बार बाहर ले लो कॉमन। 18, क्योंकि 8 और 1 9, 9 और 5 14 और 4 18, 9 से ही भाग हो रही है। 2 और 3 5 और 4 9 से ही भाग हो रही है, तो 18 तो बाहर ले लो। 18 से बाहर ले तो कितना आएगा? 18 1 कम 18, 18 0 0, 18 3 54। ठीक है, इसमें 18 ले 18 1 कम 18, 2 बचेगा, फिर 3 उतारा, 18 1 कम 18 5, 18 3 54। अब इनमें कोई कॉमन फैक्टर मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं बचा। क्या कॉमन आ गया? 18। तो वो बड़े से बड़ी संख्या डायरेक्ट ही आ गई यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते थे, पहले 2 कॉमन लेते, फिर 3 कॉमन लेते, फिर 3 कॉमन लेते, फिर यहाँ पर अंदर आता 103 और 113 आ जाता, और बाहर 2 2 3 3 2 बार 3 स्टेप करने पड़ते। आप ऐसे कर लो अगर डायरेक्ट नहीं पता कर पा रहे हो। बाकी मैंने 9 से भाग होने की पहचान, 2 से 3 से 10 तक 12 तक भाग होने की पहचान आपको बताई हुई है, तो उसका यूज करके आपका डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 480, एक पुस्तकालय में रविवार की बात कर रखी है भाई, क्या कर रखी है? रविवार की, औसतन 480 और अन्य दिनों में 222 आंगतुक होते हैं। आंगतुक, भाई आंगतुक बड़ा टिपिकल सा वर्ड यूज कर लिया। ये आंगतुक होता है, विजिटर होता है एक टाइप से। इंक्वायरी आती होंगी ना, लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं तो इंक्वायरी वगैरह आई होगी,
आगंतुक विजिटर्स होते हैं वैसे, ठीक है, विजिट करते हैं, विजिट करने वाले। रविवार की छुट्टी होती है उस दिन ज़्यादा पहुंच जाते होंगे लाइब्रेरी वगैरह में, ऑफिस वाले लोग भी, ठीक है। चलो वो टेंशन नहीं है अपनी, अपने तो क्वेश्चन सोल्व करना। तो एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 480 आगंतुक और अन्य दिनों में 22 आगंतुक, 222 आगंतुक आते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों, रविवार से शुरू हो रहा है भाई 30 दिन, 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या हुई। देखो 30 दिन का महीना है तो एक महीने में कितने दिन हो गए, टोटल 30 हो गए। एक को रविवार है तो फिर 8 को होगा, है ना, 15 को होगा, 22 को होगा, 29 को होगा। तो रविवार आ गए मेरे प्यारे बच्चों 5 रविवार आए, क्लियर है। और टोटल दिन 30 हो गए तो 5 रविवार आ गए, तो बाकी दिन बच गए 25 दिन 222 आ रहे हैं, और 5 दिन कितने आते हैं, 480 आते हैं। औसत बताना है, तो मैं ये बात बताना चाहूंगा सीधा सीधा कि 222 तो ये मान के चलो 30 के 30 दिन आते हैं भाई, 480 ज्यादा ही आ रहे हैं, ये तो ज्यादा ही आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि तो क्या हो जाएगा, देखो 222 तो डे आ गए, 5 दिन ऐसे हैं जिससे 222 से जा रहे हैं, और 222 से कितने ज्यादा रहे हैं, 222 कितने ज्यादा, 222 से यहाँ देखो 222 से कितने ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पर, 222 से 480 में से 222 घटाओ तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ 7 बचेगा तो 5 आ, यहाँ कितना आ जाएगा 258 5 दिन, 258 तो एक रविवार को आए एक्स्ट्रा, 258 एक रविवार को आए, 258 एक रविवार को आए, 258 एक रविवार को आए एक्स्ट्रा, 258 एक रविवार को। तो 5 बार 222 का 30 के 30 दिन का एवरेज निकाल के चले ना 222, बाकी कितने आ गए 258 5 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, क्योंकि 222 उस रविवार को भी 222 आ रहे होते तो पूरे महीने का औसत हो जाता 222। अरे बच्चों थोड़ा सा टाइम लग रहा है, समझ लो एक बार अच्छे से, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। तो 5 दिन 258 जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, तो उनको 258 को 5 बार जोड़ लो, कितना हो जाएगा ये 5 8 40, 4 5 5 25 और 4, ठीक है 29, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1290 बच्चे जो है पूरे 30 के 30 दिन एवरेज से 222 के एवरेज से कितने विजिटर्स आगंतुक एक्स्ट्रा आ रहे हैं 1290, और वो सब में जोड़ दो 30 दिनों में, सबका औसत आ जाएगा। 30 में जोड़ोगे मतलब 30 के 30 दिन में बांट दो, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 43 लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं हर दिन, औसत लगाएंगे तो 5 दिन के 258 के 43 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 265 औसत आ जाएगा सबका, क्लियर है। तो 265 यही ऑप्शन दे रखा है, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, 25 दिन है 222 तो 25 दिन आए हैं जितना आए, और 5 दिन कितना आ रहे हैं भाई 480 जोड़ दो, जितना आएगा ना टोटल जोड़ को आप जोड़ जितना आएगा यहाँ पर उस टोटल जोड़ को आप 30 से भाग कर दो तो आएगा तो 265। क्लियर है बात ये? तो आप जो एक्स्ट्रा होता है ना, एक्स्ट्रा 5 दिन एक्स्ट्रा था, कितने कितने एक्स्ट्रा थे 258 एक्स्ट्रा थे, तो 5 से गुणा करके हमने टोटल देख लिया कि 222 के औसत से 30 के 30 दिन में एक्स्ट्रा कितने आ रहे हैं 1290, और उसको हमने किससे भाग करके 30 से भाग करके कितना आया 30 से भाग करने पर 43 आया, और 43 222 में हमने जोड़ दिया तो डायरेक्ट अपना 265 आंसर आ गया। जब अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, तालिका अध्ययन तो सीधा सा ये भाई जो कंपनी का व्यय है, व्यय वगैरह है ना वो लाखों में दे रखा है, तो उत्तर भी परसेंटेज में बताना है तो कोई चक्कर नहीं है इसका। तो देखते हैं, वेतन जो है 1998 99 2000 2001 2002 5 साल का डाटा दे रखा है। वेतन जो है पहले 288 लाख पहले साल, दूसरे लाख 343 324, तो इस डाटा का यूं करना जैसे मैं बता रहा हूँ आपने क्या करना है, टेबल देखी पता चल गया कि ये खर्चा दे रखा है, ये साल दे रखे हैं, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में दिया क्या है कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए करों की कुल राशि, जो कर है ना, कर कहाँ पर है सबसे लास्ट में, ये कर की कुल राशि, इनको जोड़ेंगे तो कल की कुल है ना, कर की कुल राशि आ जाएगी। इस अवधि के दौरान दिए गए वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत, लगभग में पूछा तो कुल वेतन कितना, वेतन तो ये दिया गया पहले है ना, पहले कॉलम में दे रखा है, ये तो है वेतन प्यारे बच्चों, और ये है कर। कर पूछा है वेतन का, दिए गए वेतन का कुल कितने प्रतिशत है, तो हम पहले यहाँ पर तो वेतन जोड़ लें,
और अलग से कर जोड़ लें, वो कर कितना आएगा, वेतन का कितना प्रतिशत है, भाग करके गुणा में 100% कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो वेतन देखो कितना, 8 और 2 10, 10 और 4 14 और 6 20, कैरी रह गया 2, 8 और 4 12, 13 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19 और 2 21, कैरी रह गया 2, 2 और 3 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 4 15, 15 और 2 17, तो वेतन है 1710 लाख रुपए दिया है टोटल। अब करोड़ देख लो कितना दिया है, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 8 23, 23 और 8 31, एक कैरी 3, 8 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 और 9 32, 32 और 3 35, कैरी 3, फिर कितना 1 और 1 3 4, 451 लाख रुपए तो कर हो गया भाई। कितना कर हो गया, 451 लाख रुपए। क्या बात होगी भाई, 451 लाख रुपए, टाइप क्यों नहीं हो रहा, ठीक है 451, 451 लाख रुपए कर हो गया, कितना हो गया। तो जो क्या था, एक मिनट सॉरी, ये हैंग हो गया था थोड़ा सा वीडियो बनाते टाइम, चलो कोई बात, ठीक है। जो ये 451 कर के रूप में दिए है ना, 451 दिए कर के रूप में, और टोटल वेतन कितना दिया 1710, 1710 का कितने प्रतिशत लगभग में आएगा, तो भाग करके देख लेते हैं। 0 से 0 कट गया, और कटेगा क्या, नहीं 4 5 9 कट नहीं रहा, 19 9 171, 19 दूनी 38, 7 बचेगा, नहीं कट, तो कोई बात नहीं, भाग कर लो, 45 और 10 बटे हो जाएगा, तो 2 पे जाएगा तो 57 ज़्यादा हो जाएगा, 2 पे जाएगा ये 4510, तो 2 पे जाएगा तो 2 1 कम 2 और 17 दूनी 34, ठीक है, कितना बचेगा ये आराम से 9, क्लियर है। तो बच्चों आप लोगों को मैं ये करके दिखा रहा हूँ, ऐसे आप लोग कर सकते हो, बाकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तो ऐसे इस तरीके से नहीं करूँगा, आप लोगों की प्रैक्टिस ठीक ठाक होगी तो समझ में आ जाए सारी चीज़, इसलिए बता रहा हूँ। तो 2 पे गई, 2 पे कितना बचा, 0 उतार लिए 1090 हो गया, फिर कितने 17 17 6 102, 17 7 119 तो ज़्यादा होगा, 6 पे जाएगी, कितने पे चली जाएगी 6 पे, ठीक है 6 1 कम 6, 6 7 42, 4 6 कम 4 4 10, 6 पे जाएगी 26 पॉइंट कुछ आएगा, वैसे एक बार देख लो 26 का एक ही ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 26 25 27 24 अलग अलग दे रखे हैं ना सारे ही, यदि यहाँ पर 26 में ही ऑप्शन दे रखे होते 26 को 26 को, फिर तो आगे भी बात करना होता, तो यहाँ पर अब अपने को जरूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याएं 1/3 2/5 1/4 के अनुपात में है, चलो ठीक है 1/3 2/5 ये फ्रैक्शन में ही दे दिया, ये सही कर लेंगे इनको। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटे संख्या के बीच का अंतर 9 है, जो बड़ी संख्या आएगी ना, ठीक है उसमें अंतर, बड़ी और सबसे छोटी में अंतर 9 का दे रखा है, संख्याएं याद करें, चलो कोई बात नहीं, पहले तो इनको फ्रैक्शन में है सोल्व कर लें। आपने कैसे करना है, जो फ्रैक्शन में दे रखे हैं और रेशियो में, आपने इनका एलसीएम लेना है सीधा, 3 5 और 4 का एलसीएम, 3 5 और 4 में कुछ कॉमन है, इनका गुणा ही इनका एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60, 5 3 15 चौक 60 एलसीएम आ गया। 3 को किससे गुणा करें 60 आ जाए 20 से, तो ऊपर भी 20 से गुणा कर दिया, ऊपर 20 आ जाएगा। 5 को किससे गुणा करें 60 आ जाए 12 से, तो 12 से ऊपर गुणा कर दोगे 24 हो जाएगा। 4 को किससे गुणा करें 60 15, तो ऊपर भी 15 से गुणा कर दोगे, तो ऊपर कितना, यहाँ तो कितना आ गया 20, नीचे तो 60 60 60 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 20 अनुपात 24 दूनी कितना आ गया था, ये 12 से गुणा किया था, 12 दूनी 24 हो गया, सॉरी 5 को 12 से गुणा किया तो ऊपर भी 12 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 रेशियो 15 1 15, तो ये रेशियो आ गया। सबसे बड़ी संख्या और सबसे 24 सबसे बड़ी है, सबसे छोटी 15 है, तो दोनों में अंतर कितना दे रखा 9 का, इनमें 9 का ही अंतर है, तो यही संख्या है एज इट इज। तो 20 24 और 15 संख्याएं 20 24 15 ऑप्शन ए में है, तो क्लियर है। तो इस प्रकार से आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमित और राम के पास मिलकर 1300 रुपए हैं, चलो ठीक है, एक अमित है और एक राम है भाई, दोनों के पास, ए से अमित आर से राम, दोनों के पास 1300 रुपए हैं। अमित से ये अमित यहां से लिख लो, राम यहां से लिख लो, अमित से राम, अमित से कह रहा कि अमित के पास वही राशि होगी, सॉरी ये कह रहा अमित से 500 रुपए लेने पर, अमित से 500 रुपए ले लिए, 500 माइनस हो गया, ठीक है, अमित के पास वही राशि होगी जो राम के पास थी। अमित से 500 रुपए लेने के बाद
जितने भी रुपए उसके पास थे, अमित से वो 500 रुपए ले लेगा, तो इसके पास, अमित के पास अब उतनी राशि होगी जितनी अब राम के पास थी। राम के पास कितनी थी भाई, x थी, तो इसके पास कितनी बच गई, x बच गई। और उसके पास कितनी होगी, 500 ज्यादा होगी भाई, उसके पास थी 500, इधर से उधर गए हैं तो उसके पास तो कितनी होगी, x प्लस 500 होगी, इसके पास कितनी होगी, x होगी। टोटल जोड़ कितना है सबका, 1300 रुपए। तो यहां पर पूछा क्या है, राम के पास शुरुआत में राशि थी, उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना है, शुरुआत में जो जो उनके पास राशि है ना, उनका अनुपात क्या है। तो चलो देख लेते हैं कि देखो सीधी सी बात यह है, टोटल रुपए हैं 1300, अमित से राम ने 500 रुपए ले लिए, राम के पास जो राशि बच गई और अमित के पास जो राशि बच गई वो किसके बराबर होगी, जो राम के पास पहले राशि थी। यहां से 500 गए और राम के पास आ गए, प्लस 500 हो गए इसके पास जितनी थी, और जो राशि इसके पास थी ना वो अमित के पास बच गई। यानी उसके पास यदि x था, x, ठीक है, तो उसके पास तो, राम के पास तो x प्लस 500 होगी, लेकिन ये राशि उसके पास बच गई अमित के पास, जो राम के पास पहले थी ना, 500 राम को देने के बाद अमित से, तो उसके पास वो बच जाएगी जो राम के पास थी, ये कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस 500, तो 2x प्लस 500 बराबर 1300, और 2x बराबर कितना हो जाएगा 800, और x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 400। तो राम के पास कितनी थी राशि, 400 रुपए थी, इसके पास कितनी थी, 400 घटाओगे 1300 में से तो 900, 900 में से 500, इसके पास कितनी हो जाएगी 900, और इसके पास 500 घटाओगे 900 में 400 बच जाएगी। क्लियर है ना। तो 400 रुपए तो राम के पास है और 900 रुपए किसके पास हो जाएंगे, क्योंकि x प्लस 500, 500 लेने के बाद उसके पास 900 हुआ है ना, तो 900 अमित के पास है। 2 0 से 2 0 काटो, किस रेशियो में है भाई, 9:4 में, तो 9:4 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, किसी वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर जोड़ा जाए, त्रिज्या में r है तो r प्लस 5 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो वृत्त की परिधि बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, ऑप्शन दे रखे हैं, पाई में ही दे रखा, पाई का मान हमने रखना नहीं है। वृत्त की त्रिज्या, परिधि क्या है भाई, परिधि का फार्मूला प्यारे बच्चों 2 पाई r होता है। कितना होता है, 2 पाई r। तो जब रेडियस r थी तो परिधि थी 2 पाई r, अब परिधि कितनी हो गई है, सॉरी रेडियस कितनी हो गई है r प्लस 5, तो 2 पाई रेडियस हो गई है r प्लस 5। तो उनका पूछा है कि कितना बढ़ जाएगा। चलो ठीक है, इसको सोल्व कर लो एक बार। 2 पाई r प्लस में 2 पाई की 5 से गुणा तो 5 दूनी 10 पाई, तो पहले कितनी थी परिधि 2 पाई r, अब 2 पाई r से कितनी ज्यादा होगी 10 पाई, 10 पाई ज्यादा हो जाएगी, तो 10 पाई किसमें, सी में, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 600 रुपए है। ठीक है भाई, अंकित मूल्य दे दिया बच्चों, कितना दे दिया 600 रुपए दे दिया। ध्यान से समझते जाओ, बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं। एक दुकानदार 2 क्रमिक छूट देता है, चलो ठीक है 2 क्रमिक छूट दे दी उसने, और 459 रुपए में बेचता है। 2 क्रमिक छूट देने के बाद है ना 459 रुपए में बेच रहा हो, 2 छूट दिया। क्रमिक छूट क्या होती है, 4 छूट। जैसे ये कह दिया कोई चीज है ना 100 रुपए की है, और कह दिया कोई दुकानदार है ना एक 10% की छूट देता है और एक 20% की छूट देता है, उसके बाद वस्तु कितने की होगी, ये 2 लगातार छूट दे रहा है। उसका मतलब हो गया कि पहले 100 रुपए अंकित मूल्य है ना, 10% छूट होगी, तो एक बार 10% छूट होने के बाद कितनी होगी वैल्यू, 90 रुपए रहेगी। अब वो 90 का 20% होगा, 90 का 20% होता है 9 दूनी 18 रुपए, 18 और इस 90 में से माइनस हो जाएगा, तो वो चीज हो जाएगी 72 रुपए की। तो 2 क्रमिक छूट, एक बार 10% की छूट होगी और एक बार फिर यहाँ से कितनी छूट होगी 20% की। 30% और 20% को हम क्या कहेंगे, क्रमिक छूट। तो क्रमिक छूट मेरे हिसाब से समझ में आ गई आप लोगों को, ये क्रमिक छूट होती है। चलो ठीक है, अब 600 रुपए की 2 क्रमिक छूट पे चीज कितने की हो जाती है 459 रुपए की। यदि पहली छूट 10% है, पहली छूट कितनी है 10%, तो दूसरी छूट क्या होगी भाई, 600 रुपए की चीज है, पहली छूट 10% होगी, 600 का 10% कितना होगा, वैसे तो आप लोगों को सीधा दिख ही रहा है भाई, 600 का 10% हो जाएगा 60 रुपए पहले घटा दिए छूट के, बचे 540, 60 घटाए ना 600 में से तो 540 बचेगा। अब 540 में एक और छूट दे दी, तो 2 छूट है ना, एक तो 10% वाली होगी 60 रुपए बने, वो घटा दिए, दूसरी छूट क्या है, अब दूसरी छूट कितने रुपए 540 पर होगी छूट, अब कितनी होगी देखते हैं, 459 रह जाए।
तो 540 में से 459 रुपए जब घटाओगे तो कितना बचेगा मेरे बच्चों? यहाँ पे 13 13 से 8 81 रुपए। ठीक है, 81 रुपए और छूट होगी, और वो किस पे है? वो 540 पे। तो 81 रुपए 540 का कितने प्रतिशत है? इतने परसेंट छूट है। ठीक है, तो जीरो से जीरो कट गया, 9 से कट जाएगा, 9 6 54 81, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 1 कम 2, 2 5 10 और 5 ये 15। तो दूसरी छूट 15%। तो 15% को क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए एक कार्य अकेला 12 दिन में कर सकता है। ए अकेला कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। बी अकेला 10 दिन में कर सकता है। बी कर सकता है 10 दिन में। ठीक है, उन्होंने 440 रुपए में कार्य किया, कोई कार्य कर दिया 440 रुपए में कार्य। ठीक है, कार्य हाथ पर लिया। ठीक है, कार्य ले लिया उन्होंने 440 में। ए को कितने रुपए मिलेंगे? ए को, अब ये देखो, पहली बात तो देखो, ए को लग रहे हैं 12 दिन, बी को लग रहे हैं 10 दिन। तो बी ए को ज़्यादा लग रहे हैं तो काम कम करता है, मतलब ये, क्योंकि दिन ज़्यादा ले रहा है, काम की एफिशिएंसी इसकी कम है। और बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है क्योंकि ये काम करने में कम समय ले रहा है। और जो एफिशिएंसी और जो काम में जो करने में समय लगता है ना, उसका रेशियो है ना, अपोजिट होता है दोस्तों। अगर ये 10 काम करेगा एक दिन में, ये 12 कर देगा, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि 12 काम करेगा एक दिन में, ये 10 ही करेगा। 12 करेगा तो 10 दिन लगेंगे, 10 करेगा तो ये 12 दिन लगेंगे। जिस रेशियो में उनकी कार्य क्षमता होगी ना, 10:12 में, ये इसको काट लो एक बार, 10 से 6, यानी कार्य क्षमता है ना उनकी 5:6 है। तो जो पैसे मिलेंगे ना 440 के, उसको 5:6 में ही मिलेंगे। ठीक है, तो 440 को 5:6 में तोड़ लो, 5 और 6 11 टुकड़े बना लो पहले तो। 11 कम 11, 11 चौक 44, एक टुकड़े का मान आया 40 रुपए। और ए को मिलेंगे 5 तो बी को मिलेंगे 6, ए को 5 मिलेंगे। एक टुकड़े का मान 40 है तो 5 का कितना हो जाएगा? 200। ए को तो मिलेंगे 200। पूछा किसका है? ए को, ए का ही हो गया, फिर ए का कितना आंसर आ जाएगा? बी। अगर इसमें बी का पूछा होता, एक टुकड़े का मान 40 आया, बी के टुकड़े कितने हैं? 6, 6 से गुणा करते, 6 चौक 24, तो बी को कितने मिलते? 240 रुपए। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपनी सामान्य गति के 3/4 से चलते हुए, किस गति से चलते हुए? 3/4 से चलते हुए एक आदमी अपने कार्यालय में सामान्य समय से 30 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है भाई, कितना लेट हो गया? 30 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने में उसे सामान्य रूप से कितना समय लगता है सामान्य रूप से? अब ये 3/4 की दूरी से पहुंचता है ना, इसको सीधा सीधा ये बात समझ लो, 3/4 का मतलब, जैसे ये कह दिया होता कि 1/2 की गति से जाता है। भाई 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। और आधे का मतलब क्या है भाई? पहले 2 की गति से जाता था तो अब 1 की गति से जाता है। पहले 20 की गति से जाता था, अब 10 की गति से जाता है। पहले 5 की गति से जाता है तो अब 2.5 की गति से जाता है। ये बात समझ में आ रही है ना? तो यही हो गया, 3/4 की गति से जाने का मतलब पहले 4 की गति से जाता था तो अब 3 की गति से जाता है। और ये तो चाल है, पहले चाल 4 थी तो अब कितनी है? 3। समय का जो समय है ना, समय पहले 3 लगता था ना, अब 4 लगेगा। गति और समय का जो रिलेशन है ना, वो उल्टा होता है। चाल बढ़ेगी तो समय कम लगेगा। आपको पता है इस बात का। चाल को कम करोगे, स्पीड कम कर दोगे तो समय ज्यादा लगेगा, सबको पता है। और ये अपोजिट होता है, जिस रेशियो में चाल घटेगी ना, चाल मान लो जैसे पहले 5 थी अब 4 होगी, तो समय इसका अपोजिट लगेगा। पहले 4 लगता था तब कितना लगेगा? 5 लगेगा मेरे बच्चों। क्लियर है बात? ये बात यहाँ पर। अब ये कह रहा है कि 30 मिनट ज्यादा लगते हैं, लगेंगे भाई। पहले 3 मिनट लगते थे तो अब कितने लगेंगे? 4 मिनट। पहले 3 घंटे लगते थे तो अब 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, रेशियो में है ये। कुछ भी सेकंड मानोगे, ये सेकंड है तो वो भी सेकंड है, ये मिनट है तो ये भी, ये घंटे है तो ये भी घंटे है। क्लियर है? मिनटों में दे रखा था, मिनट ही मान लेते हैं। पहले 3 मिनट लगते थे तो अब कितने लगेंगे? 4 मिनट। तो 3 मिनट और 4 मिनट में तो अंतर कितना आया प्यारे बच्चों? 1 ही मिनट का अंतर आया। अंतर कितना? 30 का। तो इन संख्याओं को हम 30 से गुणा कर देंगे तभी तो 30 आएगा। इसको 30 से गुणा किया हमने, इसको भी 30 से गुणा किया। 30 गुणा करने पर 4 × 12 और 0 और 30 × 90, यानी पहले सामान्य गति से 90 मिनट लगते थे ना, 3/4 की गति से जाएगा तो अब 120 मिनट लगेंगे। और उन्होंने पूछा है कि सामान्य गति से तो 90 मिनट लगते हैं भाई।
90 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, तो 90 मिनट अपना उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपने इसी प्रकार से करना है, रेशियो से। ठीक है, एक्स मान के फिर 3/4 एक्स मानोगे और अंतर करोगे आप लोग, ये समय ज़्यादा आएगा, सॉरी, है ना। 3/4 एक्स और एक्स मानोगे, पहले भाई चाल है ना, पहले एक्स है और दूरी पता नहीं कितनी है, टी है, जो भी है, t/x करोगे और t/3/4 एक्स करोगे और फिर 30 मिनट 1/2 करोगे, तो वेरिएबल 2 हो गए पहले तो इस तरह के क्वेश्चन करोगे तो काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग सिंपल सा है, रेशियो लेके करो, रेशियो से क्वेश्चन बिल्कुल सीधे हो जाते हैं डायरेक्ट। क्लियर है ये? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 65। एक कक्षा में 18 लड़कों का औसतन वजन 52.5 किलोग्राम है। 18 लड़कों का औसत वजन है भाई, 18 लड़कों का औसत वजन है, 18 लड़कों का औसत वजन, 18 लड़कों का औसत वजन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 52.5 किलो, 18 लड़कों का 52.5 किलोग्राम। बाकी 6 लड़कों का औसत, 6 लड़के और दे दिए, का औसत वजन 44.5 किलोग्राम। कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन कितना? तो देख लो आप लोग, जैसे हमने पहले एक औसत का क्वेश्चन किया था ना, वैसे भी कर सकते हो कि 44.5 तो यहाँ भी है, ठीक है, एक्स्ट्रा कितना है, 44.5 से 52.5, 8 किलो एक्स्ट्रा है। क्लियर है? तो 8 किलो सबका, इनका 18 बच्चों का हटा देना तो उनका 44.5 सबका रह जाएगा। बच्चे कितने हैं टोटल? 24, 24 का 24, 44.5 तो है ही, लेकिन 18 बच्चों का, एक बच्चे का 8 किलो एक्स्ट्रा, तो 18 का कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 18, 18 8 144। क्लियर है? 144 किलो वेट जो है एक्स्ट्रा है, और वो सबका औसत बताना, तो 24 के 24 लड़कों में बटेगा कितना, 24 से कम 24, 24 से 144, 6 किलो और बन जाएगा। 6 किलो इसमें जोड़ोगे, 24 इसमें, सॉरी 6 किलो, ये तो 24 लड़के हैं, वेट में जोड़ोगे 6 किलो तो कितना आ जाएगा, 50.50, 50.5 किलो सबका औसत हो जाएगा, 50.5 इसमें ऑप्शन। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 52.5 गुणा 18 करना पड़ेगा, जितना वेट आए, और बाकी 6 लड़कों का 44.5 गुणा 6 करना पड़ेगा, टोटल को जोड़ दो, ये टोटल आ गया, और टोटल बच्चे कितने हैं, 18 और 6 24, 24 से भाग करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये कैलकुलेशन आप पे छोड़ देता हूँ मैं, करके देख लेना। अगर वो समझ में आ रहा बहुत अच्छे से, फिर तो इसकी जरूरत ही नहीं है, नहीं अगर वो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रही है तो प्रैक्टिस कर लो, कोई बात नहीं, कोशिश इसी मेथड से करो, नहीं भी हो पाता तो आप ऐसे, आएगा आंसर आपका 85। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 66, हाँ, निम्नलिखित तालिका अध्ययन करें, वही लाख में है, जो भी देख ले, वेतन दे रखा है, कर दे रखा है, सब कुछ ठीक है, ये दे रखा है, परिवहन, ईंधन, बोनस, ऋण व्यय। चलो अब क्वेश्चन देख लो एक बार क्या कह रखा है, साल दे रखे हैं आपको 5। प्रति वर्ष बोनस की औसत राशि क्या है जो कंपनी को इस अवधि के दौरान चुकानी पड़ती है। अब प्रति वर्ष बोनस की औसत राशि पूछ रखी है, बोनस देख लो भाई, कहाँ है बोनस, हीरा, इसको जोड़ो बोनस को, और औसत राशि पूछ रखी है, टोटल कितने वर्ष है, 5, तो 5 से भाग कर देंगे जोड़ करके, जोड़ कर लो, यहीं पर जोड़ कर लो, 6 और 8 से 14, 14 और 4 18 और 2 20, कैरी रह गया 2। अब आगे 5 और 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 9 28 और 2 30, कैरी रह गया 3। अब 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 2 अंकों के बाद दशमलव तो 17। टोटल जो बोनस के रूप में 17 लाख रुपए देते हैं, कितने सालों में, 5 सालों में, 5 सालों में, एक साल का औसत निकालो, 5 दिए 15 ना, 2 बचेगा, 5 20, 3.5 लाख रुपए औसत हो जाएगा, 3.4 सॉरी 3.4 औसत हो जाएगा, 3.4 ये। क्लियर है? आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी 15 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। ए और बी है ना, किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। बी और सी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए सी से दोगुना अच्छा कार्य करता है, ए जो है सी से दोगुना अच्छा कार्य करता है, मतलब सी 1 करे तो ए 2 कर देगा, ऐसे दोगुना अच्छा करता है, तो वह समय ज्ञात करें जो सी अकेले कार्य करने में लगे। चलो ठीक है, पहले एलसीएम ले लो आप। इस तरह के क्वेश्चनों में, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों में, टाइम एंड वर्क का मैंने चैप्टर करवाया हुआ पूरा SSC GD वाला ही, वो देख लेना, उसमें एलसीएम क्यों लेते हैं, क्या
रीजन है इसका, सब कुछ मैंने अच्छे से बताया हुआ है। तो एल्शियम ले इसका, कितना आ जाएगा 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60। तो ए और बी मिलकर एक साथ एक दिन में यदि 4 टुकड़े करते हैं, बी और सी कितने करेंगे, ए और बी 4 करते हैं तो बी और सी 3 कर रहे हैं। ठीक है, और यहां से ये पता चल रहा है अपने को, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए की क्षमता है ना सी से कार्य करने की दुगुनी है। भाई वो 1 करेगा तो ये 2 करेगा। अब यहां पर ए प्लस बी के टुकड़े हैं 4 और बी प्लस सी के टुकड़े हैं मेरे प्यारे 3। देखो बी तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, जितना काम यहाँ करेगा उतना यहाँ करेगा। वो तो बी तो टुकड़ों का साइज टोटल 60 टुकड़े करे हैं तो टुकड़ों का साइज यहाँ बराबर है। ए को बी से दुगुना कार्य करवाना है तो यहाँ टुकड़ों का कितना डिफरेंस है, 1 का। इसका मतलब अगर सी यहाँ पर 1 टुकड़ा कर रहा होगा ना तो ए तो यहाँ 2 करेगा। और क्या बी के बराबर टुकड़े बच रहे हैं यहाँ, 3 में से 1 घटाओ कितने बचेंगे 2, और ए के 2 घटाना इसमें से बी के कितने बचेंगे 2। तो यहाँ भी 2 बचे हैं बी के, वहां भी 2 बचे हैं, तो इसका मतलब ओके है, सी 1 टुकड़ा कर रहा है और ए कितना कर रहा है 2 टुकड़े कर रहा है। अगर इस तरीके से बी के बराबर टुकड़े बच गए इसका मतलब ये सही है। अगर ये 1 और 2 नहीं कर रहे होते, मान लो ये 2 कर रहा होता है, ये 4 कर रहे होते, तो फिर वो 1 और 2 लेने में ये सेटिंग नहीं बनती, बी के दोनों के बराबर टुकड़े यहाँ पर दोनों जगह नहीं आते। तो सी 1 टुकड़ा करता है और ए करता है 2 टुकड़े। अब ये कहा है कि सी कितने दिन में पूरा काम करेगा, 60 टुकड़े हैं मेरे बच्चों, कितने टुकड़े हैं 60, और सी तो कर रहा है 1 टुकड़ा, तो 1 टुकड़ा करके 60 टुकड़ों को 60 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में पूरा करेगा, 60 दिन में। मिनट है तो मिनट आ जाएगा, घंटे है तो घंटे, दिन है तो दिन, यहाँ पर दिन दिए हुए हैं। ठीक है, तो दिन में उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 दिन। क्लियर है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सरलीकृत कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सरलीकरण करना 12 माइनस 6.4, तो 12 माइनस 6.4 डिवाइड बाई 8 प्लस में 0.7 इंटू 2.4। ठीक है, पहले इसको सोल्व करोगे तो 0.8 से 8 से काटोगे ना तो 0.8 कम है ना, 8 8 64 हो जाएगा, 0.8 8 8 64 6.4 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे 8 माइनस का है 0.8, 7 चौक 28 है, 0.28 हो जाएगा। क्यों, दशमलव के बाद कितने अंक है, एक तो ये और एक ये 2, तो 28 के आगे यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा 12 और 0.8 तो हो जाएगा 12.28। उसमें से हमने घटाना कितना है भाई, 0.8 घटाना है, तो 8 के आगे 0 लगा लो, 5 घटते हैं ये 8 आ जाएगा। 12 में से 8 गए तो 4 बचेगा, और एक का यहाँ से कैरी 11 बचे थे, 11 से 0 आगे तो 11, तो 11.48 इसका आंसर आ जाएगा, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 9 चौथा अनुपात क्या है, समानुपात क्या है, समानुपात अनुपात क्या है, ये समानुपातिक और अनुपातिक एक ही बात होती है भाई। ठीक है, समानुपात, ठीक है, समानुपात क्या है, तो 9 14 और 99 पूछा है तो x मान लिया। तो समानुपात में क्या होता है भाई, पहली 2 संख्याओं को अनुपात में लिखते हैं, फिर अगली 2 को समानुपात लिख के फिर अनुपात में लिखते हैं ऐसे। और चौथा समानुपात मतलब इसमें अनुपात के केस में क्या होता है भाई, फर्स्ट और लास्ट की गुणा सेकंड और थर्ड की गुणा के बराबर होती है। ठीक है, जैसे 4 संख्याएं हैं, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d से होता, तो a अनुपात b को a बटा b, और समानुपात की जगह बराबर का निशान आ जाता है, और इसको c बटा d लिख सकते हैं, c अनुपात d को। और जब इनको सोल्व करते हैं ना क्रॉस, तो a गुणा d आएगा, है ना, क्या आ रहा है a गुणा d आ रहा है, बराबर में क्रॉस b गुणा c, तो ये होता है। तो ये a फर्स्ट और लास्ट है ना, ये फर्स्ट है लास्ट है d, और b और c की देखो गुणा आ रही है, a गुणा d के बराबर, b और c सेकंड और थर्ड, तो ऐसे होता है। तो फर्स्ट है 9 और सेकंड और थर्ड कितना 14 और 99, 14 और गुणा 99। इसको सोल्व करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9 उधर भाग में चला जाएगा, तो 14 गुणा में 99 कितना आ जाएगा, 9 से काट 11 चौक 44, 4 11 कम 11 और 4 15, तो कितना आ जाएगा 154 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तालिका अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। दिए गए प्रश्नों में प्रतिवर्ष एक कंपनी का व्यय लाख रुपए में है,
तो क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। अध्ययन में टेबल में तो सीधा सा पता चल रहा है 98, 99, 2000, 2001, 2002 5 साल का डाटा दिया हुआ है। खर्चा दिया हुआ वेतन पर, ईंधन पर, बोनस, ऋण और कर वगैरह पे कितना टोटल। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1998 में इन सभी वस्तुओं पर कुल व्यय 2001 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है। 2001 में जितना व्यय हुआ ना उसका, 2001 में जो व्यय हुआ है उसका 1998 का जो व्यय है वो कितना प्रतिशत है, ये हमने ज्ञात करना है। तो 1998 का व्यय और 2001 का व्यय हमने अलग अलग से जोड़ना पड़ेगा और फिर अपना प्रतिशत आएगा। तो पहले जो 1998 का व्यय है वो देख लेते हैं कितना है। तो पहले 288 और आगे कितना 98, 2003 और ये 23.4 और ये कितना 83, इतना व्यय है। तो दशमलव लगा दो, एक तो 4 हो जाएगा, 3 और 3 6, 3 3 9, 9 और 16 25, 2 10 हो गया, 10 और 9 19, 19 और 10 29, 2 2 और 2 4। तो 1998 का तो कितना हो गया भाई 495.4। 2001 का और जोड़ दो कितना, 2001 का कितना आएगा, 2001 में 336 और कितना दे रहे 133, 368, 368, 36.4, 36.4 और 88 जोड़ोगे टोटल इनको, ठीक है कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 10 हो जाएगा, 1 9 10 10 3 13 13 6 19 19 और 8 27, 2 2 और 3 5 और 3 8 8 और 3 11 11 और 9 19 1 तो 3 और 1 4 4 और 1 5 597, ये दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 597.08 ये हो गया, ठीक है है ना 17 17 20 26 और 27, ठीक है। तो ये आ गया। तो इसको अब सोल्व करेंगे गुणा 100% से। जब इसको सोल्व करते हैं ना तो भाग करके आपने देखना पड़ेगा, इसको काट के कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 82.97, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य x, 32 वस्तु आर्टिकल दे दी 32 भाई, उनका क्रय मूल्य दे दिया आपको x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 28% है, लाभ कितना दे दिया 28%, यानी x वस्तुओं के विक्रय मूल्य तो ये 32 से तो कम है, ठीक है लाभ 28% है। तो x का मान ज्ञात कीजिए कि भाई वस्तुएं कितनी हैं, जितने रुपए में 32 वस्तुएं खरीदी है उतने में x वस्तुएं बेच दी, टोटल लाभ कितना परसेंट हुआ है 28%। तो देखो अगर 100 रुपए की वस्तु 128 में बेचेंगे, किस रेशियो में बेचेंगे 128 में, तो जो मूल्य है वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वो इस रेशियो में होगा, किस रेशियो में होगा 100 और 28 में। तो जो वस्तुओं की संख्या है वो उसके अपोजिट हो जाएगी, 128 वस्तुएं हैं तो बिकेंगे 100, तो मूल्य पूरा हो जाएगा तो 28% लाभ होगा, ठीक है 28% लाभ होगा। तो इस रेशियो में वस्तुएं हैं, अगर ये काट लो एक बार, 4 3 12 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 4 दूनी 20, 32 वस्तु खरीद कर उतने ही रुपए में 25 वस्तुएं बेच देगा ना, तो व्यक्ति को 28% लाभ हो जाएगा। तो 32 वस्तुएं यहाँ दे कितनी रखी है 32 ही दे रखी है, तो 32 के रेशियो में आया कितना है 25, तो 25 का विक्रय मूल्य जो है बराबर हो जाएगा, तो 25 ही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो आपने क्या करना है, जो क्रय मूल्य दे रखा हुआ कितनी वस्तुएं दे रखा 32 का, विक्रय मूल्य में कितनी वस्तुएं हैं ये उन्होंने पूछी है, तो लाभ उन्होंने कह दिया कि 28% होना चाहिए। तो आप क्या करोगे 100 रुपए जैसे क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ किसके ऊपर होता है क्रय मूल्य पर, आप डायरेक्टली 128 रुपए लिख लोगे विक्रय मूल्य। तो जो क्रय का विक्रय का जो रेशियो है ना वस्तुओं की संख्या उसके अपोजिट होगी भाई, क्योंकि अगर सस्ती आएगी तो ज्यादा आएंगी वस्तुएं, अगर कॉस्टली होगी तो देखो कम हो जाएंगे, तो उसी रेशियो में हो जाएगा। उनका रेशियो 32 रेशियो 25 आ रहा है, तो 32 वस्तु खरीदेगा और 25 वस्तु बेचेगा तो उसको 28% लाभ हो जाएगा। वही उन्होंने पूछा है x का मान, तो x का मान यहाँ पर कितना आ रहा है भाई 25, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 5 वर्ष बाद 8,000 रुपये, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाती है 8,000 रुपये, ठीक है, और 8 वर्ष बाद 9800 रुपये,
8 वर्ष बाद हो जाते हैं 9800 रुपये। ठीक है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी है, तो आपको यहाँ से ये पता चला। देखो साधारण ब्याज में है ना, साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज तो लगता नहीं, मूलधन पर ब्याज लगता है। तो यहाँ से अपने को देखो 3 वर्ष का ब्याज पता चल रहा है डायरेक्टली। 5 वर्ष में कितने हो रहे हैं, 8000 हो रहे हैं, और 8 वर्ष में कितने हो रहे हैं, 9800 रुपये। तो 3 वर्षों का ब्याज 98 में से 8000 घटाएंगे तो 1800 रुपये आ गया 3 वर्षों का। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 1800 बटे में 3, तो 600 रुपये आ गया। कितना आ गया, 600 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज आ गया 600 रुपये। और ये 8000 होते हैं ना, 8000 वो कितने वर्षों में होते हैं, 5 वर्ष में। तो 1 वर्ष का ब्याज 600 रुपये है, 5 वर्षों का ब्याज जुड़ा हुआ इसमें, क्योंकि कोई राशि है वो 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 8000 रुपये हो जाती है। तो इसमें 5 वर्षों का ब्याज जुड़ा हुआ है, तो ब्याज जुड़ा हुआ तो देख लो कितना जुड़ा हुआ है, 600, और 5 वर्षों का है तो 5 का 3000 रुपये इसमें ब्याज के हैं। तो 8000 में से 3000 रुपये जब माइनस करेंगे ब्याज वाले, तो पहले मूलधन आ जाएगा, वो कितना था, 5000 रुपये मूलधन था भाई। अब 5000 रुपये मूलधन के ऊपर 1 साल का ब्याज हर साल बनता है 600 रुपये। तो वो 600 रुपये 5000 का कितना प्रतिशत है, ये आपने बताना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ब्याज दर आपकी आ जाएगी 12%। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 12%। तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी निश्चित डाटा के माध्य और माध्यिका, माध्य मीन दे रखा है भाई, माध्य दे रखा है, माध्य और माध्यिका, माध्यिका मीडियन होती है, ठीक है, माध्यिका मीडियन, ये मीडियन है और ये होता है माध्य मीन। माध्य और माध्यिका का अनुपात जो है वो 2:3 है, ठीक है। तो उसके मोड और माध्य का अनुपात क्या होगा, मोड और माध्य का अनुपात, मोड को बहुलक भी बोल देते हैं और माध्य को मीन बोलते हैं, इनका अनुपात पूछा है। तो देखो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है भाई, मोड बराबर है ना, मोड बराबर 3 गुणा मीडियन, इसको याद कर लो, 3 गुणा मीडियन माइनस में 2 गुणा मीन होता है। मोड बराबर क्या हो गया भाई, इसको याद कर लो प्रॉपर्टी को, मोड बराबर है 3 गुणा मीडियन माइनस 2 गुणा मीन। अब इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, मीन और मीडियन का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 2:3। मतलब इसको हम 2x मान लें, इसको 3x मान लें। यदि मीन 2x है तो माध्यिका कितनी है, 3x है। अब मोड क्या होता है, मोड, क्योंकि मोड चाहिएगा अपने को, माध्य तो अपने पास है ही, कितना है 2x, तो मोड और देख लेते हैं कितना x आएगा। तो मोड आ जाएगा 3 गुणा मीडियन, मीडियन कितने x है यहाँ, 3x, तो 3 गुणा में 3x माइनस का 2, और मीन कितना है 2x, गुणा में 2x, ठीक है। तो कितना हो गया ये, 3 3 9x माइनस के 2 दूनी 4x बराबर आ गया 5x। तो आपका मोड आ गया 5x, माध्यिका कितनी है यहाँ पर 2x, इनका रेशियो बताना है अपने। तो मोड 5x है, अनुपात माध्यिका कितनी है 2x है, x से x काटोगे तो माध्य और मोड का अनुपात कितना आ जाएगा, 5:2। ये आपका आंसर हो जाएगा 5:2। क्लियर है। तो इसको आपने याद रखना, इस प्रॉपर्टी को, कौन सी प्रॉपर्टी को, कि मोड के बराबर 3 गुणा मीडियन माइनस 2 गुणा मीन होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, सरलीकृत करें, सरल करना इसको भाई। 14.62 माइनस के, ये दे रखा है क्या दे रखा है, 0.5 का ब्रैकेट दे दी, पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और प्लस में बोर्ड मास का क्वेश्चन हो गया तो प्लस में 2.6 इंटू 4.04, ठीक है। पहले इसको ब्रैकेट को सोल्व करो, क्या होगा कि 0.8.3 में से 3.3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। 0.5 का मतलब गुणा कितना होगा, 5, प्लस के 2.6 गुणा 4.04, इसको सोल्व कर लेंगे तो 14.62 एज इट इज रहेगा। और ये कितना हो जाएगा, 2.5, 2.5 हो जाएगा, 5 5 25 है, एक अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा तो 2.5 हो गया, प्लस में 4.04 गुणा 2.6, पहले सीधी गुणा कर लेते हैं, 26 छिक्का 26 चौक है, 26 चौका 104, 0 0 0 आ जाएगी, 1 बचेगा, 26 चौका 104 और 105, ये आ गया। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 और 1, ये 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दें, तो ये आ गया प्लस का 10.6
504। तो माइनस का ढाई करना है और प्लस के कितने हो गए 14.26 और 10.504। इसके आगे भी जीरो लगा लो, जोड़ लो एक बार, फिर घटा लेंगे उसको 152। तो कितना आया 25.124। माइनस का कितना ढाई 2 पॉइंट कितना है 5। इसको सोल्व कर लो, माइनस करोगे कितना आएगा 4 2, ठीक है। और 11 में से 5 गएगा 6 और यहाँ बचा कितना 4, 4 में से 2 गए 2, 22.624। 22.624 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो दर्जियों एक्स और वाई उनके नियोक्ता द्वारा प्रति सप्ताह कुल 660 रुपये का भुगतान किया जाता है एक्स और वाई को, ठीक है। 660 रुपये भुगतान किया जाता है। यदि एक्स को वाई का, एक्स है और एक वाई है, एक्स को वाई का 120% भुगतान किया जाता है तो वाई को प्रतिशत कितना मिलेगा। तो देखो एक्स को वाई का है यहाँ पर, वाई का 120, वाई के 100 है तो वाई का 120 कितना हो जाएगा 120%, 120 हो जाएगा। तो इस रेशियो में भुगतान हो रहा है भाई, 120% भुगतान किया जाता है तो वाई को प्रतिशत कितना मिलेगा। तो इनका रेशियो निकाल लो पहले, तो कितना आएगा, ठीक है। रेशियो 6 रेशियो कितना आ जाएगा 5, 6 रेशियो 5 में उनको भुगतान किया जाता है। टोटल राशि कितनी है भाई 660। 660 के पहले तो 6 और 5 11 टुकड़े हो गए, 11 एक टुकड़े का मान 11 6 66 कितना आ गया 60 आ गया। अब पूछा किसका वाई को तो 5 टुकड़े मिलते हैं 60 के, क्योंकि 11 से भाग करके एक टुकड़े का मान हमने निकाल लिया। इसको सोल्व करें तो कितना आ जाएगा 300 रुपये, ठीक है। 6 5 300 रुपये आ गया। और यदि एक्स का पूछा होता तो हम इसको गुणा कर लेते, 6 को 6 को 36 कितना आ जाता 360 आ जाता। क्लियर है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 300, ऑप्शन ए दिया हुआ है। क्लियर है। तो ये थे अपने क्वेश्चन भाई पहले सेट के। आज पहला सेट हमने पहली बार किया है, तो आगे के सेटों में हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन ठीक ठाक इसी प्रकार से हम करेंगे और डेली का एक सेट प्रैक्टिस सेट आएगा। तो आप अपने वीडियो को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ के साथ ये देखो ध्यान से कि एसएससी कांस्टेबल की बुक का इसमें जो एक्सरसाइज दे रखी हैं 14 एक्सरसाइज है, उनका सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, तो उसको भी आप देख लीजिए जिसने नहीं देखा है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें भाई ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको कैसा लग रहा सॉल्यूशन तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए और अभी हम चलते हैं। थैंक यू।